एक बार फिर से हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है क्या? प्लीज़ जल्दी से बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच विजय सारथी सर, थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र कुमार सर, थैंक यू वेरी मच किशोर भंडावर सर, थैंक यू वेरी मच सत्येंद्र यादव सर। आप मुझे बताइएगा स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? प्लीज़ जल्दी से बताइएगा, स्क्रीन क्या क्लियरली विजिबल है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच विजय सारथी सर, थैंक यू वेरी मच पुष्पेंद्र कुमार सर, थैंक यू वेरी मच खुशबू मैम। यानी कि आवाज़ एकदम क्लियर है ना, और स्क्रीन भी एकदम क्लियरली विजिबल है। एक बार फिर से हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी रिटेल मास्टर ट्रेनिंग के डे 3 में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेक श्योर कि आपके नेटवर्क में आपके साथ के जितने भी व्यक्तियों ने रिटेल मास्टर ट्रेनिंग में मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, देख लो अपने अगल बगल झांक कर कि सारे के सारे लोग पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं। जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करना। जितने भी लोग अभी सेशन में आ चुके हैं सभी लीडर्स एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि आपके सीनियर्स को और आपके ओके आई थिंक आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक हुई होगी। तो मैं कह ये रहा हूं कि कमेंट सभी लोग करना, और एटलीस्ट अभी इस वक्त तो सभी लोग कमेंट करना, ताकि आपके सीनियर्स को भी पता चल जाए और आपके टीम मेंबर्स को भी पता चल जाए कि आप सेशन में एंट्री कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से गुड इवनिंग नमस्कार। आज है रिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम का डे 3। कल तक की अगर हम बात करें तो कल तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी। डे 1 के अंदर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को टच किया, डे 2 के अंदर भी टच किया। अब यहाँ पर आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होने वाला। आज का सेशन आपके मान के चलिए 30 से 40 मिनट का आज का सेशन होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जो अभी आपके सामने यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर कस्टमर्स क्रिएट कैसे करने हैं उससे ज़्यादा बात यहाँ पर होगी आज कि कस्टमर्स को रिटेन कैसे करना है। क्योंकि जब कस्टमर्स को रिटेन करने की बारी आती है ना, तब तमाम स्किल्स, तमाम नॉलेज, तमाम ट्रेनिंग सब पीछे छूट जाती हैं। क्योंकि आप अकेले नहीं है मार्केट में जो स्किल्स भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप अकेले नहीं है मार्केट में जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने के लिए काम कर रहे हैं। आप अकेले नहीं है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं मार्केट में। जितने भी लोग हैं सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये जो पार्ट है कस्टमर को रिटेन करना, परमानेंट कस्टमर बनाना, इसमें ट्रेनिंग्स, स्किल्स सब पीछे छूट जाती हैं। उससे ऊपर उठ के जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस मामले में या तो आप जीतेंगे या फिर थोड़ा पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डे 3 में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर रिकैप की ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक कि रिकैप की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जो हमने चीज़ें बताई, हमने सबसे पहले चैलेंजेस के बारे में बात किया, फिर हमने टॉपिक छेड़ा था कि भाई यूजुअली ज़्यादातर नेटवर्कर्स क्या करते हैं जिससे कि जो कि उतने कारगर नहीं है उन चैलेंजेस से बाहर आने में। वो सारी एक्टिविटीज़ को हमने ट्रैक डाउन किया था। देन उसके बाद हमने दो जो सबसे बेसिक अप्रोचेज़ हैं, सबसे ज़्यादा मानी जानी अप्रोचेज़ हैं, जो कि सबसे फंडामेंटल अप्रोचेज़ हैं, उनके बारे में बात करी। या तो जाके प्रोस्पेक्ट को समझाना है या फिर बुला के समझाना है। तो जाके जब हम समझा रहे हैं तब क्या हमारे पास ज़रूरी पॉइंट्स होने चाहिए, और जब हम बुला रहे हैं तो क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके ऊपर बात करी। फिर हमने बात करी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर बिल्डिंग योर रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क। जब भी आप रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क बिल्ड करने की बात करते हैं तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका हमें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि अपने प्रॉस्पेक्ट, आपके प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में किसी तरह की कोई गलतफहमी ना जम जाए, मतलब वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे, या उसे कोई ऐसा ना हो कि हमने समझाया कुछ और उसे समझ कुछ और आ रहा हो। तो उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पहले से अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को बता देना जरूरी है,
ताकि वो वास्तविकता के धरातल पर रहे, है ना। उस अपने दिमाग में कुछ ऐसा ना इमेज बना ले कि जिससे कि बाद में उसको ऐसा लगे कि यार प्रोडक्ट उतना कारगर नहीं साबित हो रहा है जितना मैंने सोचा था। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को बताने जरूरी हैं। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वन टाइम कस्टमर एंड डेली कस्टमर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी थी, और हमने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए थे कि आपको आपके बिहेवियर जो है अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति डेली कस्टमर वाला होना चाहिए। आपका जो तरीका है, तौर तरीका है, डेली कस्टमर की तरह डील करना है, क्योंकि हमने किसी भी व्यक्ति के साथ में वन टाइम का रिलेशन नहीं बनाना है, लाइफ टाइम का रिलेशन बनाना है। देन हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रोडक्ट्स को एमआरपी पे कैसे बेचें उसके बारे में बात करी थी, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करे थे। ये सब डे 1 में हुआ था। फिर डे 2 में हमने सबसे पहले टॉपिक आया कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैसे बेचें। माने कि एक प्रोडक्ट तो साथ में बिक ही रहा है, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आदमी एक के साथ में 2-3 प्रोडक्ट्स और ले ले, जिससे कि उसको और बेहतर रिजल्ट्स भी मिले, बहुत अच्छा उसका बेहतर एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में बात करी। देन हमने बात करी कि जब आपके प्रोस्पेक्ट, हालांकि आज की डेट में ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है कि जब हमारा प्रोस्पेक्ट कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है तो हमें किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है जिससे कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। तो हमें किन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी थी। देन लास्ट में हमने बात करी थी कि महंगा प्रोडक्ट कैसे बेचें, स्पिन सेलिंग की टेक्निक के बारे में बात करी थी। स्पिन सेलिंग में हमने आपको SPIN यानी कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस एंड नीड पे ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि भाई क्या इनका मतलब है, किस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछने हैं जिससे कि हमको महंगा प्रोडक्ट बेचने में भी आसानी हो जाए, ठीक है, आसानी से बेच पाए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों ने 100 करोड़ की डील भी फाइनल करी है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100 करोड़ की पॉलिसी, है ना, वो भी लोगों ने इस स्पिन टेक्निक का इस्तेमाल करके बेचे हैं, बेच रहे हैं आज भी, है ना। तो ये है। इसके बाद हमने बात करी थी कि लगातार नए रिटेल कस्टमर्स हासिल करते रहने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमने बताया था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हमें रेफरेंसेस लेते रहना चाहिए। जो भी सेटिस्फाइड है, आपने अच्छे संबंध बना रखे हैं, अगला बंदा सेटिस्फाइड है, तो आप उन्हीं से बात करके बोलो कि सर ऐसा है, आपके सर्किल के कुछ और रेफरेंसेस मुझे दे दो ताकि मैं उनसे मिल सकूं और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकूं। तो फ्री में रेफरेंसेस तो कोई भी आदमी दे देता है ना। थोड़ा सा आप तरीके से अगर बात करेंगे तो हर व्यक्ति 2-2, 3-3 लोगों के नाम तो आसानी से दे देता है। तो वहाँ से आपको एक नई लिस्ट बना के उस पर काम करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। देन जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जिनको थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको उनके शॉर्ट टेस्टिमोनियल वीडियोस बनाने की बात हमने कही थी। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और क्लियर इंस्ट्रक्शन भी बताया था कि ये जो आप टेस्टिमोनियल वीडियोस बना रहे हैं, इनको आप सोशल मीडिया पे फैलाते ना रहें, बल्कि इनका इस्तेमाल आप जब अपने कस्टमर से मिल रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हैं, चाहे आप जाके मिल रहे हैं या बुला के मिल रहे हैं, तब आपने इन टेस्टिमोनियल वीडियोस का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। खाली सोशल मीडिया पे अपलोड कर देने से आपको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां तक की जानकारी जो है कल डे 2 में हुई। अब है यहां पर डे 3। अब डे 3 के अंदर जो है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि भाई कस्टमर बनाने से ज़्यादा कस्टमर को रिटेन करने के बारे में बात आएगी। तो कस्टमर को जब रिटेन करना है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मार्केट में बहुत खिलाड़ी हैं। आज की डेट में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सभी लोग हैबिट्स ठीक करने में लगे हुए हैं, सभी लोग स्किल्स गेन करने में लगे हुए हैं, सभी लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कंपटीशन है, तो ऐसे में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत बेहतर एग्जाम्पल दूंगा, और उस एग्जाम्पल से आपको कहानी जरूर अच्छे से एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ जरूरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। आती है आज की सबसे पहली स्लाइड, डायरी और पेन निकाल लेना और नोट करते हुए चलना, बड़े ध्यान से चीज़ों को आप देखना समझना। यहाँ पर पहली स्लाइड निकल के हमारे सामने आ रही है कि रिटेल कस्टमर्स बनाने की अगर ठान ही ली है तो ये बातें अपने दिमाग में ठोक के बैठा लेना। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहली स्लाइड क्या है, स्लाइड ये है कि भैया रिटेल कस्टमर्स बनाने की अगर आपने ठान ही ली है, जो कि ज़रूरी है आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए,
तो कुछ बातें हैं जो आपको ठोक के अपने दिमाग में बैठा लेनी है। कौन कौन सी बातें हैं, ध्यान देना। नंबर 1, आपके प्रोडक्ट पर आपका कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही सामने वाला कन्विंस हो जाए। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके कॉन्फिडेंस में जरा सी भी कमी हुई तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो कस्टमर है वो गूगल पे पहले सर्च कर लेता है। आप बाद में बताएंगे जानकारी, वो पहले गूगल पे सर्च कर लेगा, पहले 4 लोगों से वो यूट्यूब पे देख लेगा कि यार लोगों के रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, पहले लोगों ने क्या बताया, कैसा बताया है। और जिन्होंने नेगेटिव बातें करी होंगी ना, वो पहले उनकी वीडियो देख लेगा। तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए। कोई भी आपके कॉन्फिडेंस को हिला ना पाए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, यह सबसे जरूरी बात है। और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता कैसे है, जब हम एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट के रियल यूजर होते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि आज की डेट में एक अच्छा लीडर, एक अच्छा रिटेल मार्केटिंग के अंदर, रिटेलिंग के अंदर में एक अच्छा कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलर वही हो सकता है जो एक्चुअल में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का अच्छा यूजर होगा। या इसीलिए बोला जा रहा है। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है। वो सिर्फ आपके पास बेचने के लिए नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके पास इस्तेमाल करने के लिए होना जरूरी है। इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम ठोक के, एकदम मजबूत कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पहली बात। ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा जरूरी है रिलेशन बनाना। जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपसे एक साथ 5,000, 7,000, 10,000 का सामान खरीद ले पहली बार में, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो सिर्फ एक एंट्री प्रोडक्ट भी अगर ले रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बोला जा रहा था अभी पहले दिन, इसलिए बोला था कि आपके पास एक एंट्री प्रोडक्ट तो होना जरूरी है ही है। आपने अपना एंट्री प्रोडक्ट तो देकर ही आना है। ठीक है। एंट्री प्रोडक्ट को हम आपके मेन बिजनेस के अंदर काउंट नहीं करते, मेन टर्नओवर के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि एंट्री प्रोडक्ट तो हर किसी को देकर ही आना है। लेकिन वहां से आपका बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट नहीं होगा। आपका बहुत बड़ा बिजनेस तब जनरेट होता है जब आपके प्रोडक्ट, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करवा पा रहे हैं। और वो कब होगा, जब आपका रिलेशन आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में अच्छा होगा। जब आपका प्रोस्पेक्ट के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होगा तो वो आपकी बात को काटेगा नहीं, वो आपकी बात पर बिलीव करेगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात पर बिलीव तब करेगा जब आपका रिलेशन अच्छा होगा, जब आपका व्यवहार उस व्यक्ति के साथ अच्छा होगा। सिर्फ अपने फायदे के लिए ही लोगों से मिलने से आप अपनी इमेज खराब करते चले जाते हैं। दूसरों के फायदे के लिए भी हमको लोगों को वक्त देना ज़रूरी होता है। सामने वाले के फायदे के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने ज़रूरी होते हैं, उससे आपके रिलेशन मजबूत बनते हैं। तो अगर आप रिटेल सेल के मार्केट में, रिटेल कस्टमर्स बनाने के लिए मार्केट में निकल ही गए हो, तो एक तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना ज़रूरी है, और दूसरा आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में रिलेशंस अच्छे बनाने ज़रूरी हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपसे बेहतर स्किल वाले व्यक्ति से अगर आपको जीतना है, आपसे बेहतर नॉलेज वाले व्यक्ति से अगर आपको जीतना है, आपसे बेहतर सब चीज़ों में आपसे बेहतर एक्सपर्ट है वो आदमी सेलिंग स्किल्स में, अगर आपको उससे जीतना है तो एक चीज़ आपका सबसे बड़ा हथियार है, वो है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आपका रिलेशन। वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका रिलेशन मजबूत है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में तो वो आपसे सामान लेगा। ये चीज। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपने कस्टमर से बात करते हैं, प्रोडक्ट पिच करते हैं, तो हमेशा 3 कम से कम बाइंग ऑप्शंस दें। बाइंग ऑप्शंस कम से कम 3 दें। एक तो कम से कम वाला बाइंग ऑप्शन, एक मीडियम वाला बाइंग ऑप्शन और एक हाई लेवल वाला बाइंग ऑप्शन।
ऐसे कुछ ऑप्शंस अपने पास पहले से रेडी करके रखें, कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बोज अपने पास रेडी रखें, थोड़ा कम प्राइस वाला कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, और थोड़ा मीडियम प्राइस वाला प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कुछ 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस आपको अपने पास में बनाकर रखने चाहिए, डायरी में नोट करके रखने चाहिए। तो जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं, आप उनको प्रोडक्ट दिलवाना चाहते हैं, तो कम से कम 3 बाइंग ऑप्शंस ज़रूर रखें अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने, लो वाला, मीडियम वाला और हाई वाला। जैसे आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को जब हम ज्वाइन करते हैं तो देयर आर सो मैनी पैकेजेस, है ना। एक गोल्ड पैकेज होता है, डायमंड पैकेज होता है, सिल्वर पैकेज होता है, छोटा वाला पैकेज होता है, मिडिल वाला पैकेज होता है। सब में आप देखोगे थोड़ा 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 फर्क होता है ना। तो इसी तरीके से आपने कम से कम 3 बाइंग ऑप्शंस अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर देने हैं। साइकोलॉजी जो कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है, कस्टमर्स की साइकोलॉजी के जब हम थोड़ा सा स्टडी करें तो साइकोलॉजी ये कहती है कि 90% कस्टमर्स मीडियम वाला ऑप्शन पिक करते हैं, 90%। तो अगर आपने 3 ऑप्शन दिए होंगे तो याद रखिएगा 90% जो होते हैं ना वो मीडियम वाला ऑप्शन पिक करते हैं। ये पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर है एक बहुत अच्छे लॉ के बारे में बताया गया है। इस लॉ का नाम है फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इस लॉ के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने? लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी सुना है क्या? फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के बारे में सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है पहले से लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी? जल्दी से कमेंट करके बताइए ना सर। अभी इतने सारे लोग सेशन के अंदर में हैं, सभी लोग कमेंट करिए ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या कहता है? एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके कोई मित्र हैं और उनके घर में कोई पार्टी या फंक्शन है, मान लीजिए उनके लड़के का बर्थडे है और आपको इनवाइट किया गया है, तो आप क्या करेंगे? आप खाली हाथ तो जाएंगे नहीं ना कुछ लेकर ही जाएंगे। मान लीजिए लगभग 1000 रुपये का सामान, आप कोई 1000 रुपये का कोई खिलौना या कोई भी गिफ्ट बच्चे के लिए खरीद कर ले गए, बच्चे के बर्थडे के लिए एज अ गिफ्ट खरीद के ले गए। आप गए, आपने जाकर दे दिया। अब फ्यूचर में आप अगर अपने उसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं अपने घर में, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है और आपने उनको इनवाइट किया, तो क्या होगा? वो सामने वाला भी इस बात को याद रखेगा कि आपने कौन सा गिफ्ट दिया था और लगभग वो कितने का गिफ्ट था। और 90% केसेस में, अधिकतर केसेस में सामने वाला भी आपको लगभग उतनी ही वर्थ का, अगर आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट दिया था तो वो भी तकरीबन 800, कम से कम 800 या 1000 से ऊपर, ज़्यादातर ऊपर की कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो उतने के अप्रॉक्स का ही वो भी सामान जो है बर्थडे गिफ्ट वापस करेगा, वो भी बर्थडे गिफ्ट देगा, है ना। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकल सुना है ना? तो ये रेसिप्रोकल से निकला है रेसिप्रोसिटी, यानी कि जैसा आप देते हैं ना वैसा ही आपको फीडबैक मिलता है, वैसा ही आपको वक्त आने पर, वैसा ही आपको उसका आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न, इसको आप एक तरीके से रिटर्न कह सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब इसका इस बिजनेस के अंदर क्या रोल है? इस बिजनेस के अंदर इस लॉ का ये रोल है कि जब भी आपको मार्केट में, जब आप काम कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से आप व्यवहार बना रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। गिवर एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आपका गिवर एटीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंड होके चीज़ें वापस मिलती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है।
सबके साथ ऐसा होता है। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो अगर किसी व्यक्ति ने तुरंत आपसे सामान नहीं भी लिया तो भी आपको ऐसा आपका बिहेव नहीं होना चाहिए कि यार इसने मेरा सामान नहीं लिया तो मैं इसके काम नहीं आऊंगा, या इसने मेरे से प्रोडक्ट नहीं लिया तो अब मैं जो है इसको जरूरत पड़ेगी तो इसके काम नहीं आने वाला हूं। ऐसा नहीं करना है। काम आना है लोगों के काम आते रहना है, क्योंकि बिजनेस हम 1 साल या 2 साल के लिए नहीं कर रहे, हम लाइफ टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो हमें हमारा जो एटीट्यूड है हमेशा गिवर एटीट्यूड, देने वाला एटीट्यूड होना जरूरी है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। एंड इसके बाद में अगर आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकालने हैं तो यहां पर आप देखिएगा, टारगेट ओनली डिसीजन मेकर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार हम लोगों को समझाते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात समझा देते हैं तो फिर सामने वाला कहता है कि चलो ठीक है आपकी बात बढ़िया है, मैं उससे पूछकर बताऊंगा। कई बार हमारे जो है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में स्टूडेंट्स होते हैं, कम उम्र के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं मम्मी से पूछकर बताऊंगा या फादर से पूछकर बताऊंगा। मेक श्योर अगर आपको रिटेलिंग में आगे बढ़ना है, सिर्फ मैं लोगों को ज्वाइन करवाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि लोगों को ज्वाइन करवा दिया, टीम बना दिया, उसके बारे में बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है कि अगर आपको एक्चुअल में अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उस व्यक्ति से बात करनी है जिसके डिसीजन पे सारी बात टिकी हुई है। हमेशा याद रखना कि आपको बात उसी व्यक्ति से करनी है जिसके डिसीजन पर सारी बात टिकी हुई है। अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जा रहे हैं, आपको पता है कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, शादीशुदा हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में बैठाकर चीजें बताओ ताकि दोनों को चीजें क्लियर हो। अब उसमें होता क्या है, अगर एक व्यक्ति हाँ बोल रहा होगा, दूसरा व्यक्ति ना बोल रहा होगा, तो वो हाँ ना करते करते लास्ट में हाँ हो जाता है। इस बात को समझिए। तो हमेशा डिसीजन लेने वाले व्यक्तियों को आपने टारगेट करना है। जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, डिसीजन मेकर्स है, उनको आपने टारगेट करना है अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम सम अप करें तो आपको फिर से एक बार में टाइटल की तरफ देखो। टाइटल क्या लिखा हुआ है ऊपर कि रिटेल कस्टमर्स बनाने की अगर ठान ही ली है तो ये बातें अपने दिमाग में ठोक कर बैठा लेना। कौन कौन सी बातें? कॉन्फिडेंस, रिलेशन, बाइंग ऑप्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड डिसीजन मेकर्स। ये 5 पॉइंट हैं। ये पॉइंट समझ में आए क्या? कॉन्फिडेंस, रिलेशन, बाइंग ऑप्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड डिसीजन मेकर्स। ये 5 शब्द अपने दिमाग में बैठा लो अगर आपको बढ़िया तरीके से काम करना है तो। ये 5 शब्द बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सर। कॉन्फिडेंस, रिलेशन, बाइंग ऑप्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड डिसीजन मेकर्स। और अब है 100 बात की एक बात। डोंट क्रिएट अ कस्टमर, डोंट क्रिएट अ टीम मेंबर, डोंट क्रिएट अ नेटवर्क। जीवन में अगर कुछ करना है, बड़ा काम करना है, तो क्रिएट अ फैमिली। ऐसे लोग तैयार करो जिनके साथ आपका संबंध पारिवारिक संबंध हो। ऐसे लोग तैयार करो, लोगों के साथ ऐसे संबंध बनाओ जैसे पारिवारिक संबंध होते हैं। सिर्फ कस्टमर ढूंढने के लिए बाहर मत निकलो, सिर्फ टीम बनाने के लिए, सिर्फ नेटवर्क बनाने के बारे में मत सोचो। एक बड़ी फैमिली बनाने के लिए बाहर निकलो। और जब बात फैमिली की आती है तो आपने सबको फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करना है। मेक श्योर कि आपके हर एक प्रॉस्पेक्ट को, चाहे वो आपका कस्टमर अभी तक बना है या नहीं बना है, आपके प्रॉस्पेक्ट से लेकर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को, और खास करके ये चीज़ मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में बोल रहा हूँ, उन्हें जो हमें ट्रीटमेंट देना है, हमें जो उन्हें जिस तरीके से हमें ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, एक फैमिली मेंबर की तरह।
हम अपने एक खास फैमिली मेंबर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, जिस तरीके से उसकी केयर करते हैं, जिस तरीके से उसकी परवाह करते हैं, उसकी सुनते हैं, वैसे ही हमें ट्रीट करना है सभी को। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको लापता नहीं होना है। कुछ लोग क्या है, प्रोडक्ट बेचने के बाद लापता हो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं ना, वैसे ही कुछ लोग गायब हो जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के बाद। आपको गायब नहीं होना है, लापता नहीं होना है। आपका अता पता होना चाहिए, आपके कस्टमर्स के पास में आपका अता पता होना चाहिए, ताकि जब आपकी अगर उनको जरूरत पड़े तो वो तुरंत आप तक पहुंच सकें। आपका अता पता उनके पास में होना चाहिए, आपको लापता नहीं होना है, पहली बात तो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के केस में बोल रहा हूं मैं। जब सवाल ये उठता है ना कि भैया जो आज का टॉपिक है कि रिटेल कस्टमर्स तो बना लिए, लेकिन उनको परमानेंट कैसे बनाना है। तो रिटेल कस्टमर्स को अगर आपने परमानेंट बनाना है तो आपको उन्हें अपने फैमिली मेंबर वाला ट्रीटमेंट देना होगा, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि आपने लापता नहीं होना है। कि प्रोडक्ट बेचने के बाद लापता हो जाते हैं बहुत सारे लोग। विनोद कुमार सर कह रहे हैं सर स्टोरी स्टोरी पे आ रहे हैं, डोंट वरी, रुक जाइए, है ना, क्योंकि वो आज की ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट ही होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए, लापता नहीं होना है आपने। कस्टमर की जिंदगी के, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स याद रखने हैं। उनके बर्थडे, एनिवर्सरी और कोई भी स्पेशल दिन हो सकता है उनकी लाइफ का, वो आपको याद रखने हैं। और ना सिर्फ याद रखने हैं बल्कि उन्हें और स्पेशल बनाने की कोशिश करनी है आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारा एफर्ट डाल के ऐसा करना ना। पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी जरूरी है, आपके इरादे सही होने जरूरी हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ में बहुत बढ़िया संबंध बना के रखना चाहते हैं आप, तो आपको उनके लाइफ के जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उन्हें याद रखिए और उन्हें और स्पेशल बनाने की कोशिश करनी है। वही मत करते रहिए जो सब करते हैं। आज की डेट में क्या होता है, जितने भी लोगों से आप फेसबुक में कनेक्टेड हैं, जितने भी व्यक्तियों से आप फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, फेसबुक जैसे उनका बर्थडे आता है तो फेसबुक आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है कि आज इनका बर्थडे है ना, मिलता है ना नोटिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, उस नोटिफिकेशन को हम इतना ज़्यादा फॉर्मली लेते हैं, इतना हल्के में लेते हैं, हम खाली एक जो है पोस्ट डाल देते हैं उनको, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे मैडम। वही हरकतें कर रहे हैं जो ऑलरेडी हज़ारों लोग कर रहे होंगे। अब जैसे किसी का बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है, आपने भी उसको फेसबुक पे मैसेज भेज दिया या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे मैडम। आपको लग रहा है मैंने अपना काम कर लिया। हाँ, यही है गलती, कि हमें लग रहा है कि हमने अपना काम कर लिया। अभी अगले जो अभी स्टोरी आएगी ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिससे कि आपके कस्टमर के माइंड में आपकी एक अलग इमेज बन जाए, एक अलग छवि बन जाए और वो बाकियों से बेहतर बन जाए, ताकि जब उसे बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पिक करना हो तो वो आपको पिक करे। ऐसा क्या डिफरेंट आप कर रहे हैं, यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है। कुछ ऐसा डिफरेंट करने की कोशिश करनी है जिससे कि आप सामने वाले के दिमाग में अपनी एक इमेज बैठा सकें। वही रूटीन चीजें नहीं करते रहनी है कि एक फॉर्मली एक जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, या एक जो है वो केक वाला आइकन आता है ना, केक वाला आइकन भेज दिया, या बहुत हद से भी हद कोई चला गया तो उसने गूगल पे जाके एक बढ़िया सी इमेज फाइंड आउट करी गूगल से, और गूगल से आकर जो है वो इमेज डाउनलोड करके वो जो है पोस्ट कर दी कि अब मैंने कुछ स्पेशल कर दिया। इससे नहीं होता है, और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है, थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने फैमिली मेंबर को, क्या आपका कोई खास फैमिली मेंबर है तो उसको आप ऐसे ही हैंडल करेंगे, ऐसे ही ट्रीट करेंगे क्या?
आपको पता है उनका बर्थडे है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो फेसबुक जो है वो नोटिफिकेशन एक दिन 2 दिन पहले दे देता है कि इस व्यक्ति का 2 दिन बाद बर्थडे है, इसका 3 दिन बाद बर्थडे है, इसका एक हफ्ते के बाद बर्थडे है। वो तो पहले ही नोटिफिकेशन दे देता है ना आपको फेसबुक। तो जब फेसबुक आपकी इतनी मदद कर रहा है तो आपको उस मदद का बेनिफिट उठाना चाहिए ना। कुछ मत करो, वो हस्बैंड वाइफ हैं, आपको पता है हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो आप उनके घर चले जाओ, घर चले जाओ उनके आराम से, और उनके घर अपने हाथ से बना हुआ कोई खाने का सामान या अपनी वाइफ के हाथ से बना हुआ कोई बढ़िया सा कोई मिठाई, कुछ हैंडमेड सेल्फ मेड कोई चीज लेकर जाओ, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि वो क्योंकि वैसा बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। बाकी लोग करते हैं क्या ऐसा? नहीं। लेकिन क्योंकि आप उस व्यक्ति को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। जो फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेगा वही तो ऐसा करेगा ना। और यही आपको बताया जा रहा है कि डोंट क्रिएट अ नेटवर्क, डोंट क्रिएट अ टीम, डोंट क्रिएट अ कस्टमर। करना ही है तो फैमिली मेंबर क्रिएट करो, वरना मार्केट में आज की डेट में एक से बढ़कर एक धीर धुरंधर बैठे हुए हैं। मार्केट में आज की डेट में एक से बढ़कर एक बैठे हुए खिलाड़ी। कैसे कैसे जीत सकते हो आप उनसे? रिलेशंस, ये है खेल असली। आपके प्रोस्पेक्ट के साथ आप कितने बढ़िया रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे हो, ये है। कल भी आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, मैंने अभी आपको ये जो हाथ की बनी हुई मिठाई का एग्जाम्पल दिया ना, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया। आप ऐसा ही कुछ और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही करना है कि पता चला सब लोग हाथ की बनी हुई मिठाई लेकर घूमने लग गए। मैंने बोला कि इस तरह का कुछ स्पेशल जो कि सामने वाले के दिमाग में एक क्लियर कट इमेज डाल दे कि आप उसको बहुत स्पेशल मानते हैं, खास मानते हैं, तो वो भी आपको खास मानेगा। आप उसको एक अपने सगे भाई की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो भी आपको सगे भाई की तरह ट्रीटमेंट देगा। समझ में आ रहा ना ये चीज? एक और चीज, ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ रीफिलिंग डेट। जब भी आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया तो आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि मैंने आज की डेट में इस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दिया है, तो ये प्रोडक्ट कितने दिन में खत्म हो जाने वाला है। आपके पास में उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और खत्म होने से एक हफ्ता या 4 दिन 5 दिन पहले ही आपने उसको रिफिल कर देना है। ये हमेशा याद रखिए। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, जिसका दवाइयों का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके घर में आपके खास फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति बहुत बीमार चल रहा है, वैसे तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा है, सिचुएशन है हमारे घर में, अगर ऐसा है, तो क्या हम दवाइयाँ ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं क्या कि दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर हम नई दवाई लेकर आएंगे? ऐसा हम इंतज़ार करते हैं क्या? नहीं। हम देखते हैं हाँ भाई ये आखिरी डोजेस बची हैं, शाम तक ये दवाई ख़त्म हो जाने वाली है, तो हम उसको पहले ही रिफ़िल कर देते हैं। करते हैं ना? लेकिन जब कस्टमर की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग पहली बार प्रोडक्ट देकर या तो गायब हो जाते हैं, दूसरी बार का तकल्लुफ़ ही नहीं लेना चाहते। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे अभी सर ने लिखा उनके साथ खींची हुई फोटो गिफ्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। स्पेशल स्पेशल बनाने की कोशिश करनी है। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं, उनकी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ है। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में किसी व्यक्ति का आर्मी के अंदर में एज ए ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया, तो आप उसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? आपकी फैमिली में कोई बच्चा अगर 12वीं में टॉप कर गया तो आप उसे सेलिब्रेट नहीं करते? करते हैं ना। लेकिन आपके कस्टमर की फैमिली में ऐसा होता है, अच्छा कुछ मूवमेंट चलता है, तो हम क्या करते हैं? मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर का मैसेज लिख के भेज देते हैं। है ना? तो वो ही मत करते रहिए जो सब कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कीजिए, क्योंकि आप सेल्स की फील्ड के बंदे हैं।
तो ये 3 बातें जो हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है, लापता नहीं होना है। मोमेंट्स को, स्पेशल मोमेंट्स को आपने याद भी रखना है और उन्हें और स्पेशल बनाने की कोशिश करनी है, और रिफिलिंग डेट हमेशा याद रखनी है। तो ये काम आप करते रहेंगे ना, तो आपका कस्टमर आपके साथ में टिका रहेगा। समझ में आ रहा है? और अब मैं आपको शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ में, मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज योर वर्किंग स्टाइल, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझना सर। सपोज कीजिए एक सिचुएशन है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से समझना, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बार बार आपसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं सभी लोगों ने। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपने जवाब देने हैं। सपोज कीजिए एक ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए आपका एक कस्टमर है, आपका कोई एक ऐसा कस्टमर है जो कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। किसी कंपनी का साबुन इस्तेमाल कर रहा है, किसी कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, किसी कंपनी का चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहा है, किसी कंपनी का नोनी जूस पी रहा है, किसी कंपनी का एलोवेरा जूस पी रहा है, किसी कंपनी का कुछ खा रहा है। तो ऐसे ही जो है 4 कंपनीज के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो, और 4 कंपनीज के प्रोडक्ट 4 अलग अलग डायरेक्ट सेलर से ले रहा है, और उनमें से एक आप भी हो, मतलब एक आप हो और 3 और हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप हो मान लीजिए मिस्टर ए, और एक है मिस्टर बी, एक है मिस्टर सी, और एक है मिस्टर डी। ठीक है, आप हो मिस्टर ए। अब ध्यान से समझना सिचुएशन क्या है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको रीफिलिंग डेट याद रखनी है ना? तो अब आप सब ने रीफिलिंग डेट याद रखी है। मिस्टर ए ने भी रीफिलिंग डेट याद रखी हुई है, मिस्टर बी ने भी, मिस्टर सी ने भी, मिस्टर डी ने भी। अब जैसे ही रीफिलिंग का टाइम आया तो उस समय क्या था, आपका जो कस्टमर है, आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसकी तबीयत थोड़ा सा खराब थी। आपने फोन करा उनको, सबसे पहले मिस्टर डी ने फोन किया। ठीक है, सबसे पहले किसने किया, बहुत ध्यान से समझना, मिस्टर डी ने फोन किया। अब मिस्टर डी जो है, आपके जो कस्टमर है, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं, आपके कस्टमर का नाम मिस्टर एक्स है। ठीक है, सबसे पहले मिस्टर डी ने मिस्टर एक्स को कॉल किया और फ़ोन करके बोला, सर आपका जो है ये प्रोडक्ट है, ये अभी ख़त्म होने वाला होगा, तो सर मैं इसको रीफ़िल कर देता हूँ, आप मुझे इतना अमाउंट जो है पेटीएम कर दो, मैं ये कल आपको प्रोडक्ट जो है आपको देकर आ जाऊँगा। तो वो व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर डी को रिप्लाई किया कि सर ऐसा है कि अभी मेरी जो है ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, और मैं 2-3 दिन के बाद जो है आपसे प्रोडक्ट ले लूँगा, 4-5 दिन के बाद मैं आपसे प्रोडक्ट ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है। तो वो मिस्टर डी ने क्या रिप्लाई दिया, सर क्या हो गया, पूछा कि सर क्या हुआ। तो सामने वाले ने, मिस्टर एक्स ने बताया कि मेरे को फीवर है, फीवर उतर नहीं रहा है। तो मिस्टर डी क्या रिप्लाई कर रहा है, मिस्टर डी रिप्लाई कर रहा है कि ईश्वर करे आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं ईश्वर से आपके जल्दी से ठीक होने की कामना करता हूं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 3-4 दिन के बाद मैं आपको तब कॉल करता हूं। इतना बोल के मिस्टर डी ने कॉल रख दिया। इस वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप लोग जानते हैं कि इस वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं? इसमें डी ने कोई गलती नहीं करी, डी अपने तरफ से उसने जो है, जो उसका फर्ज बनता था, जो उसका कर्तव्य बनता था, वो उसने कर दिया। उसने कॉल करके जो है रिमाइंड भी कर दिया, और उसने जब उसको पता चला कि हाँ सामने वाले की तबीयत ख़राब है, तो उसने उसके लिए बेस्ट विशेस भी बोली, जल्दी से ठीक होने की कामना भी करी, और बोला कि ठीक है सर, ज़्यादा परेशान नहीं किया अपने कस्टमर को, बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आप 3-4 दिन में आप ठीक हो जाइए, देन मैं आपको 3-4 दिन के बाद कॉल करता हूँ। इस वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं पता है आपको? आप में से कितने लोगों को पता है कि इस वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं?
इस वर्किंग स्टाइल को कहते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, इस वर्किंग स्टाइल को कहते हैं जीरो डिफेक्ट वर्किंग स्टाइल। ये आदमी जीरो डिफेक्ट वर्किंग स्टाइल पे काम कर रहा है, माने कि इसके वर्किंग स्टाइल में कोई गड़बड़ नहीं है, बढ़िया एकदम सारा काम एकदम सिस्टमेटिकली बढ़िया तरीके से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं जीरो डिफेक्ट वर्किंग स्टाइल। जो मिस्टर डी कर रहा था ना, वो जीरो डिफेक्ट वर्किंग स्टाइल है, इसमें इनके काम करने के तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सेम केस मिस्टर सी के साथ होता है। मिस्टर सी ने कॉल किया अभी मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स की तबीयत खराब है, मिस्टर एक्स बीमार है। अब मिस्टर सी ने कॉल किया, क्योंकि वो भी, उनकी भी रिफिल डेट आ गई थी, तो मिस्टर सी ने कॉल किया मिस्टर एक्स को, बोला कि सर ऐसा है, ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, अभी ख़त्म होने वाले होंगे, तो एक काम करिएगा सर, इतना इतना अमाउंट आप पेटीएम कर दीजिए या गूगल कर दीजिए, मैं कल आपको ये प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा। तो मिस्टर एक्स ने सेम रिप्लाई किया मिस्टर सी को, बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे को अभी फीवर है और मैं 2-3 दिन के बाद आपको पेमेंट देता हूं। अब मिस्टर सी का रेस्पॉन्स देखिए, मिस्टर सी पूछता है सर क्या हो गया, तो मिस्टर एक्स बोलते हैं सर मुझे फीवर आ रहा है और 2-3 दिन से उतर नहीं रहा है, तो अब जब मैं उतर जाएगा, फीवर थोड़ा ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाऊंगा, तब मैं आपसे बात करता हूं, तब मैं आपसे जो है प्रोडक्ट ले लूंगा। अभी मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने बोला ठीक है सर मैं आता हूं, मिलता हूं आपसे। तो मिस्टर सी क्या गया वहां से, मिस्टर सी ने अपनी गाड़ी उठाई, सीधा मिस्टर एक्स के घर की तरफ चल दिया। रास्ते में कहीं पर कोई फ्रूट वाले के पास में गाड़ी रोककर वहां से सेब भी ले लिए, और सेब लेने के बाद में सेब लेकर पहुंच गया मिस्टर एक्स के घर। और जब वो सेब लेकर मिस्टर एक्स के घर में पहुंचा, तो वहां पर सेब तो दिए ही उन्होंने, और हालचाल भी पूछा, थोड़ी देर वहां पर बैठा भी उनके सामने, और उसके बाद जाते जाते एक बात बोलकर गया वहां पर से मिस्टर सी वहां पर से जाते जाते एक बात बोलकर गया, देखिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बेझिझक मुझे कॉल करना। क्या बोला मिस्टर सी ने, क्या बोला, एक तो वहाँ पर सेब वेब भी रख के गए, और साथ ही साथ मिस्टर सी ने क्या बोला, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो मुझे कॉल करना, टेंशन नहीं लेना, आराम से आप रिकवरी कीजिए। इस वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं? अब आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में वो मिस्टर एक्स किसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा, किसका ज़्यादा मजबूत रिटेल कस्टमर बनेगा? वो मिस्टर डी का ज़्यादा मजबूत रिटेल कस्टमर बनेगा या मिस्टर सी का ज़्यादा लॉयल रिटेल कस्टमर बनेगा? आप मुझे बताइए भाई। गलती दोनों ने सही तरीके से काम किया ना, गड़बड़ तो दोनों ने ही नहीं करी। मिस्टर डी ने भी कोई गड़बड़ नहीं करी, उनका भी सही था, उन्होंने भी उनके अच्छे होने की कामना करी, फ़ोन पे बात करी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब उसको एक्चुअल में प्रोडक्ट्स लेने होंगे या कोई नया प्रोडक्ट लेना होगा या नई कुछ कंसल्टेशन लेनी होगी और अपना प्रोडक्ट अगर बढ़ाने होंगे और कुछ उसकी दिक्कत आएगी, तो वो पहले किसको कॉल करेगा? मिस्टर एक्स, मिस्टर डी को या मिस्टर सी को? मिस्टर सी को करेगा ना। क्यों करेगा सर? मिस्टर सी को कॉल क्यों करेगा, बताइए ना जल्दी से। मिस्टर सी को ही क्यों कॉल करेगा? मिस्टर डी ने कोई अपराध कर दिया है क्या, गुनाह कर दिया है क्या? हाँ क्योंकि मिस्टर सी सेब लेकर आया था इसलिए? नहीं, क्योंकि मिस्टर सी ने उनको आश्वासन दिया कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, सेब तो वहां पर था ही था, लेकिन सेब के साथ साथ में आश्वासन दिया कि सर कोई इमरजेंसी होती है ना तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत पहुंचूंगा। आश्वासन दिया यानी कि वैल्यू ऐड करी, आश्वासन दिया। घर जाकर मिलने गए,
बात की, हालचाल पूछा, आश्वासन दिया कि सर मुझे इमरजेंसी में कोई भी होती है ना मुझे कॉल करना, इस तरह की सर्विस को ध्यान से समझना सर। इस तरह की सर्विस को क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में? इस तरह की सर्विस को बोला जाता है वैल्यू एडिशन करना। इस सर्विस को बोला जाता है वैल्यू एडिशन वर्किंग स्टाइल बोला जाता है। बहुत सही, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? हमें इसमें से कौन सा, हमें हमारा व्यवहार, हमारा वर्किंग स्टाइल इनमें से कौन सा होना चाहिए, मिस्टर डी वाला या मिस्टर सी वाला? क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं। तो आपको अपने वर्किंग स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। जीरो डिफेक्ट वर्किंग स्टाइल वाला आदमी भी गलत नहीं है, सही काम कर रहा है, लेकिन वैल्यू एडिशन करने वाला जो वर्किंग स्टाइल है वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट के पास जब दो ऑप्शन होते हैं ना कि डी वाले को कॉल करूं या सी वाले को कॉल करूं, तो वो सी वाले को पहले कॉल करेगा। ये बात व्यवहारिक है, ये नेचुरल है, ये आप भी समझ रहे हैं इस बात को, सभी लोग समझते हैं इस बात को कि वो पहले सी वाले को कॉल करेगा, है ना? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना कि वो पहले सी वाले को कॉल करेगा। डी वाले से उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर डी से उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जब दो में से किसी एक को कॉल करना होगा, दो में से किसी एक को चुनना होगा, तो वो मिस्टर सी को चुनेगा। आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं। अब मैं आपके सामने एक तीसरी सिचुएशन रख रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने एक तीसरी सिचुएशन रख रहा हूं, और जब ये कहानी खत्म होगी ना तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने एक तीसरी सिचुएशन रख रहा हूं, मिस्टर बी की सिचुएशन। मिस्टर बी का भी रिफिलिंग का टाइम आ रहा है। मिस्टर बी भी मिस्टर एक्स को कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं। अब मिस्टर बी का भी रिफिलिंग का टाइम आ रहा है। मिस्टर बी ने भी कॉल किया मिस्टर एक्स को, और जैसे ही मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स को कॉल किया और बोला कि सर आपके घर में हमारे ये प्रोडक्ट्स जाते हैं, और आपका सर ये प्रोडक्ट अभी ख़त्म होने वाला होगा, आप एक काम करो, मुझे इतना इतना अमाउंट का गूगल पे या पेटीएम कर दो, मैं कल ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा देता हूं। तो फिर मिस्टर एक्स ने सेम रिप्लाई किया मिस्टर बी को, बोला कि सर ऐसा है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को फीवर आ रहा है, और फीवर मेरा 2-3 दिन से उतर नहीं रहा है, तो ऐसा है कि आप मुझे 3-4 दिन के बाद कॉल करना, तब मैं आपको जो है पेमेंट भी कर दूंगा, तब आप प्रोडक्ट पहुंचा देना। फिलहाल 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन मुझे रेस्ट करने दो। तो मिस्टर बी का बिहेवियर, आप ध्यान से सुनना, मिस्टर बी का बिहेवियर क्या है उसे ध्यान से सुनना। मिस्टर बी बोलते हैं सर क्या हो गया? तो मिस्टर एक्स बोलते हैं सर फीवर हो रहा है। तो मिस्टर बी पूछते हैं सर कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? तो मिस्टर एक्स बोलते हैं कि ये हमारे बगल में पांडे डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करवा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं, ना 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 ना, मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स बोल रहे हैं ना ना, पांडे जी से इलाज मत करवाइए, अभी शहर में एक नए डॉक्टर आए हुए हैं, मिस्टर चैटर्जी, डॉक्टर चैटर्जी डॉक्टर आए हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूं और उनको लेकर आता हूं मैं, ठीक है? और इतना कहकर वो मिस्टर एक्स मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मत लाना मत लाना, ठीक है दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर बी जो है वो मिस्टर चैटर्जी के पास जाते हैं, डॉक्टर चैटर्जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक क्लाइंट है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा एक क्लाइंट है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको देखने के लिए चल सकते हो क्या? तो जो डॉक्टर चैटर्जी हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते हैं, चलो। अब मिस्टर बी डॉक्टर चैटर्जी को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ? मिस्टर एक्स के घर। अब जब डॉक्टर चैटर्जी मिस्टर एक्स को देखते हैं और उनका देखते हैं कि वे कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाइयों को देखते ही डॉक्टर चैटर्जी बोल देते हैं यार आप तो गलत दवाइयाँ खा रहे हो, आप तो दवाइयाँ ही उल्टी खा रहे हो। तो तुरंत जो वो दवाइयाँ पहले से खा रहे थे वो सारी दवाइयाँ बंद करवा के उनकी तुरंत दवाइयाँ चेंज करवाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तुरंत दवाइयाँ चेंज करवाते हैं। अब वो मिस्टर बी जो है, ध्यान से समझना, मिस्टर बी भी वहीं पर खड़ा है। मिस्टर बी वो दवाइयों की पर्ची लेता है और मिस्टर एक्स की वाइफ से बोलता है भाभी जी पैसे देना, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। और वो पैसे लिए उसने उनसे
और दवाइयाँ लेकर आ गया, दवाइयाँ लेकर दवाइयाँ दे दी, और जो डॉक्टर चैटर्जी की जो फीस थी वो भी बोल दिया उन्होंने, बगल में जो मिस्टर एक्स की वाइफ थी उनसे बोल दिया किनारे में जाकर कि इनकी इतनी फीस बनती है, इनकी फीस दे देना। तो फीस भी दे दी। अब 3-4 दिन दवाई खाने के बाद, 1-2 दिन दवाई खाने के बाद मिस्टर एक्स जो है ठीक भी हो गए, बढ़िया एकदम, मिस्टर एक्स एकदम बढ़िया हो गए। पहला केस मिस्टर डी वाला था, फिर मिस्टर सी वाला था, अब मिस्टर बी वाला है। मिस्टर एक्स गलत दवाइयां खा रहे थे, अगर वो गलत दवाइयां खाते रहते तो जल्दी ठीक नहीं हो पाते, लेकिन बी इतना अटेंटिव था, मिस्टर बी जो था वो इतना अटेंटिव था कि वो तुरंत जो है डॉक्टर को लेकर आया, तुरंत दवाई चेंज करवाई और जो गलत दवाइयां खा रही थी उन्हें ठीक करवा के सब ठीक करवा दिया। अगर वो मिस्टर एक्स गलत दवाइयां खा रहे थे, खाते खाते कुछ भी हो सकता था, उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर को लेकर आ गया, मिस्टर बी वहां पर डॉक्टर को लेकर आ गया, दवाइयां चेंज कर दी, तो उससे क्या हो गया, मिस्टर एक्स अगले 2 दिन में ही ठीक हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, एकदम टच हो गया। अब आप लोगों से एक और सवाल है मेरा कि अब अगर मिस्टर एक्स को आने वाले समय में कोई नया प्रोडक्ट लेना होगा, कुछ नई एडवाइस लेनी होगी, तो वो मिस्टर एक्स जो है वो इन तीनों में से किसे पहली प्रायोरिटी देगा, मिस्टर सी को या मिस्टर बी को? अब मुझे बताइए कि सामने वाला जो है मिस्टर एक्स जो है, जो कस्टमर है, वो किसको पहले प्रायोरिटी देगा, मिस्टर सी को या मिस्टर बी को? अब बताइएगा सर, सभी लीडर्स बताइए ना। अभी मुझे जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, लगभग 60+ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जो मिस्टर एक्स है वो किसको प्रायोरिटी देगा, मिस्टर सी को या मिस्टर बी को? मिस्टर बी को क्यों देगा प्रायोरिटी, बताइए? मिस्टर बी को देगा ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है ना? मिस्टर बी भी मिस्टर सी की तरह ही सिर्फ सेब लेकर अपनी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते थे, सिर्फ सेब देकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़कर, थोड़ा सा और आगे बढ़कर स्टेप्स लिए, और ज्यादा सीरियसनेस दिखाई, और ज्यादा तेजी दिखाई, और ज्यादा फुर्ती दिखाई उन्होंने उस सिचुएशन के ऊपर, मिस्टर बी ने। हम सब लोग जानते हैं कि अगर मिस्टर एक्स को अब कोई आगे प्रोडक्ट लेना होगा, बल्कि वो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट वो मिस्टर सी से और मिस्टर डी से ले रहे थे, वो प्रोडक्ट भी अब वो मिस्टर बी से ही लेने लग जाएं, है ना? क्योंकि मिस्टर बी ने ज्यादा फुर्ती दिखाई। अब इस तरह की सर्विस को क्या कहते हैं, समझ रहे हो? इस तरह की सर्विस को क्या कहते हैं? कस्टमर को एकदम सेटिस्फाइड भी कर दिया, कस्टमर को ठीक भी कर दिया, कस्टमर के साथ में लग के खड़े हैं, इस तरह की सर्विस को कहते हैं डिलाइट। कस्टमर को एकदम डिलाइट कर दिया, डिलाइट वर्किंग स्टाइल कहते हैं इसको। मतलब ऐसा कर दिया कि कस्टमर तो बिल्कुल जो है फ्लैट ही हो गया, बिल्कुल फिदा हो गया उस बंदे के ऊपर। मतलब अगर आपके कस्टमर्स के साथ में, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ में अगर आपका ऐसा बिहेवियर होगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट तो आप पे एकदम फिदा हो जाएगा, लगेगा कि वाह यार, इससे बढ़िया बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअली जान बचा ली थी वहां पर मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स की, एक्चुअली जान बचा ली थी, समझ रहे हैं? सारा गेम ह्यूमन बिहेवियर का है, जैसा कि यहाँ पर सर ने लिखा हुआ, विजय सारथी सर ने लिखा भी हुआ है, ह्यूमन अटैचमेंट। ज्यादा अटैचमेंट हो गया ना वहां पर, इस चीज को समझिए। और अब हैं आप मिस्टर ए, जैसा कि मैंने बताया कि आप मिस्टर ए हैं, अब कहानी आती है मिस्टर ए की, ठीक है? तो मिस्टर ए, अब सेम केस को हम मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मिस्टर ए भी कुछ प्रोडक्ट्स देते थे मिस्टर एक्स को, यानी कि आप भी कुछ प्रोडक्ट दे रहे थे मिस्टर एक्स को,
ठीक है, आपने भी देखा कि इनकी रीफिलिंग डेट आ रही है, तो आपने कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर ऐसा है, आपको आपको ये प्रोडक्ट मैं देता हूं, और इतना जो है इसका जो है ये अब इनका रीफिलिंग का टाइम आ गया है, तो आप मुझे इतना अमाउंट गूगल पे या पेटीएम से सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो है कल ये प्रोडक्ट पहुंचा देता हूं। जैसे ही आपने बोला तो आपको भी सेम रेस्पॉन्स आया मिस्टर एक्स की तरफ से। मिस्टर एक्स ने बोला कि अभी ऐसा है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही है, और मैं आपको 2-4 दिन के बाद में आपको पेमेंट करता हूं, 2-4 दिन के बाद में मैं आपसे जो है प्रोडक्ट ले लूंगा, ऐसा बोला उन्होंने आपको। अब आप क्या करते हैं, अब आप देखना, आप मिस्टर ए हैं, आपने पूछा मिस्टर एक्स से क्या हो गया, तो मिस्टर एक्स ने जवाब दिया कि अब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को फीवर जो है उतर नहीं रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो आपने भी पूछा सेम सवाल कि कौन कहाँ से दवाई खा रहे हो, तो मिस्टर एक्स ने सेम रिप्लाई दिया कि मैं पांडे जी के वहाँ से दवाई खा रहा हूँ, पांडे जी से दवाई लेकर आ रहा हूँ। तो आपने भी सेम रेस्पॉन्स दिया, आपने बोला नहीं नहीं, पांडे जी से दवाई मत लीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक डॉक्टर चैटर्जी आए हैं, नए डॉक्टर आए हैं, मैं उन्हें लेकर पहुँच रहा हूँ आपके पास, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं उनको लेकर पहुँच रहा हूँ। अब आप जो है तुरंत पहुँचे डॉक्टर चैटर्जी के पास में। अब आप डॉक्टर चैटर्जी से क्या बोलते हैं उसे ध्यान देना। मिस्टर बी जो था उसने डॉक्टर चैटर्जी से बोला था कि मेरा क्लाइंट बीमार है, मेरे क्लाइंट की तबीयत खराब है, लेकिन आप जाके डॉक्टर चैटर्जी से बोलते हैं मेरे भाई की तबीयत खराब है। आपने ये नहीं बोला मेरे क्लाइंट की तबीयत खराब है, आपने क्या बोला कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, उनको देखने चलिए, डॉक्टर साहब से बोला। तो डॉक्टर साहब ने बोला चलो चल के देखते हैं। आपने साथ ही साथ डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है, आपकी जो भी फीस है मुझे अभी बता दो, मैं अभी पे कर देता हूँ, वहाँ पर उनसे फीस मत मांगना, ठीक है। आपने तुरंत वहाँ पर ही डॉक्टर साहब को जो भी उनकी फीस बनती थी वो वहीं पर दे दिया, और डॉक्टर साहब को आप लेकर चल रहे हैं। अब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के डॉक्टर चैटर्जी ने देखा कि मिस्टर एक्स तो गलत गलत दवाइयाँ खा रहे हैं। आपने जो डॉक्टर चैटर्जी ने तुरंत जो है उनकी दवाई, उनको बोला कि आप तो गलत दवाइयाँ खा रहे हैं, चलो ये दवाइयाँ बंद करो, हटाओ इन दवाइयों को, ये नहीं खानी है। डॉक्टर चैटर्जी ने नई दवाइयाँ लिखी, आपने पर्चा सीधा डॉक्टर चैटर्जी के हाथ से पर्चा लपका, आपने बोला कि रुको मैं दवाई लेकर आता हूँ, और तुरंत आप भागे मेडिकल स्टोर की तरफ। आपको मिस्टर एक्स मना कर रहे हैं रुको रुको रुको, ले आएंगे दवाई थोड़ी देर में, रुको, लेकिन आप रुके नहीं, आप जो है तुरंत निकल गए वहाँ से। आप जाके फटाफट जाते हैं मेडिकल स्टोर से, आप जो भी दवाइयाँ हैं सारी की सारी आप लेकर तुरंत वहाँ पर आके पहुँचते हैं, अपनी पॉकेट से आपने दवाइयों का खर्चा भी दे दिया। समझना मेरी बात को कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर फर्क आ गया। अब जब डॉक्टर की फीस चुकाने की बारी आई तो मिस्टर एक्स जो है उन्होंने आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब की फीस कितनी हुई, तो आपने क्या जवाब दिया कि डॉक्टर साहब ने तो फीस ली ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे खास परिचित हैं और मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि आप मेरे भाई हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने फीस ली नहीं, आपने ऐसा बोल दिया। और जब बात दवाइयों की आती है तो मिस्टर एक्स ने बोला चलो ठीक है, आप एक काम करो, दवाइयों का कितना खर्चा हो गया आपका वो बता दो। तो आपका रिप्लाई क्या होता है, आपका रिप्लाई ये होता है क्या बस इतने ही हमारा रिलेशन है क्या, क्या हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही है क्या, आपने बोला कि भाई बोलते भी हैं और भाई मानते भी नहीं हैं, भाई बोलते भी हो और भाई मानते भी नहीं हो, क्या हमारा रिलेशन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही बना के रखिएगा, हाँ, हमारा व्यक्तिगत रिलेशन भी तो है। ये बात आपने बोली और आपने पैसे लिए ही नहीं उनसे दवाई के। और डॉक्टर चैटर्जी की दवाई खाकर 2 दिन के बाद मिस्टर एक्स ठीक भी हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, कुछ दिनों के बाद जब मिस्टर एक्स को नए प्रोडक्ट्स लेने होंगे, नए और कुछ नई चीज़ें लेनी होंगी, फैमिली में और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, मिस्टर बी को या मिस्टर ए को? वो
अपने दोस्त को पहले कॉल करेंगे, अपने वेल विशर को पहले कॉल करेंगे, या अपने भाई को पहले कॉल करेंगे? बताइए, आप बताइए। हाँ, ये कहानी जो है ना, ये कहानी बड़ी गहरी है और ये डिपेंड करता है हम पर कि हम इस कहानी में कहाँ पर हैं। ये हमको पता है, ये हम सबको पता है कि इस कहानी में हम कहाँ पर हैं। आप ही मुझे बताइए कि मिस्टर एक्स को अब आगे अगर कोई भी कंसल्टेंसी लेनी होगी या अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होगा तो वो किसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे? अभी तक तो वो सिर्फ एक रिटेल कस्टमर थे, लेकिन अब अगर उन्हें डायरेक्ट सेलिंग में उतरना है, प्रॉपरली उतरना होगा, तो वो किसके साथ उतरेंगे? मिस्टर डी के साथ, मिस्टर बी के साथ, सी के साथ, या मिस्टर ए के साथ, यानी कि आपके साथ? किसके साथ उतरेंगे? ऑब्वियस बात है, आपको आंसर पता है कि वो आपके साथ ही उतरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको भाई भाई वाला रिलेशन, फैमिली रिलेशन वाला फील करवाया है। इस तरह के वर्किंग स्टाइल को जब आप अपने कस्टमर को अपने फैमिली मेंबर की तरह डील करते हैं ना, समझ रहे हैं? इस तरह के वर्किंग स्टाइल को क्या कहते हैं पता है? इस तरह के वर्किंग स्टाइल को कहते हैं सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल। आपने अपने कस्टमर को सरप्राइज कर दिया। आपका बिहेवियर देखकर, आपका बिहेवियर देखकर, आपने जो फुर्ती दिखाई, आपने जो तेजी दिखाई, आपने जो इमोशंस निकाले सामने, उसे देखकर आपका कस्टमर जो है वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया कि यार, एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर इतना इमोशनली अटैच भी हो सकता है क्या? है तो ये नेटवर्कर ही ना। एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर इतना ज्यादा इमोशनली अटैच, इतना ज्यादा इमोशनल होके काम करते हैं क्या? अपने कस्टमर्स के साथ इतने अटैच होते हैं क्या? सरप्राइज कर दिया आपने उसको, उसको उम्मीद भी नहीं थी, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर काम करके दे दिया उसको। इसको कहते हैं सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल कहते हैं। इस कहानी का अभी लास्ट पार्ट बाकी है। अभी ये मत सोचना कि कहानी खत्म हो गई। इस कहानी का एक्चुअल में जो मेन पार्ट है अभी बाकी है सर। इसको सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल कहते हैं। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम सबको भी पता है कि अब अगर मिस्टर एक्स को कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो पहली प्रेफरेंस मिस्टर ए को ही देगा। ये सबको पता है, हम सबको पता है, देगा ना। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन और रख रहा हूं। अब एक है मिस्टर ई। कौन है? मिस्टर ई। अभी तक तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी थे ना। अब एक मिस्टर सी की, एक मिस्टर ई की एंट्री हो गई कहानी के अंदर। ठीक है? अब वो मिस्टर ई जो है वो मिस्टर एक्स के पास जाता है और मिस्टर एक्स से बोलता है कि मिस्टर ए आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वही प्रोडक्ट मैं आपको 50% डिस्काउंट में दे दूंगा। आप मिस्टर ए से सामान मत लो, मेरे से ले लो। कहानी का मेन पार्ट अब ये है। क्या हुआ? आप मिस्टर ए हैं और आपने एकदम भाई जैसे रिलेशन बना रखे हैं अपने कस्टमर के साथ, मिस्टर एक्स के साथ में एकदम सगे भाई वाले, एकदम मजबूत संबंध बना के चल रहे हो आप। अब ऐसे में मिस्टर ई की एंट्री होती है कहानी के अंदर। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप लोग मिस्टर एक्स हैं। अब आप अपने आप को मिस्टर ए की जगह पर मत रखिए, अब आप अपने आप को मिस्टर एक्स की जगह पर रखिए। मान लीजिए आपके पास में कोई मिस्टर ई नाम का एक व्यक्ति आता है और आपसे बोलता है कि सर वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं ना, मिस्टर ए आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट मैं आपको उनसे सस्ते में दे दूंगा। तो आप मिस्टर एक्स हैं, आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे? क्या आप सस्ते के चक्कर में मिस्टर ई से सामान ले लेंगे या आप मिस्टर ए से ही सामान लेंगे? बताइए। कई लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है ना, कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे कस्टमर ने हमसे सामान लेना बंद करके दूसरों से सामान लेना शुरू कर दिया क्योंकि दूसरा व्यक्ति सस्ते में दे रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे से सामान ले लिया।
अब हम क्या करें, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ध्यान से समझना, आप मिस्टर एक्स हैं, आपके पास आता है कोई मिस्टर ई और आपसे बोलता है कि मिस्टर ए से सामान मत लो, मिस्टर ई यानी कि मुझसे सामान ले लो, मैं आपको सस्ते में लगा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, मिस्टर एक्स हैं आप मिस्टर ए से सामान लेना प्रेफर करेंगे या सस्ते के चक्कर में मिस्टर ई से सामान ले लोगे? हैं? ऐसा ही होता है मार्केट में भी, सेम चीज होती है। अगर आपने अपने कस्टमर्स के साथ में मिस्टर ए वाले रिलेशन रखे हैं, अगर आप अपने आप को मिस्टर ए बना के चल रहे हैं और आपने अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने रिटेल कस्टमर्स के साथ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ में, सबके साथ में अगर आपके संबंध मिस्टर ए वाले हैं, तो आपको कोई छोड़कर नहीं जाएगा। आपके साथ के लोगों को ना तो कोई लालच दे पाएगा, ना तो कोई उनको आपसे तो अलग कर पाएगा, क्योंकि आपने उनके साथ में, अपने टीम मेंबर्स के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में इतने गहरे मजबूत संबंध बना लिए हैं। समझ में आता है क्या? और यही राज है, दिस इज द सीक्रेट। परमानेंट रिटेल कस्टमर्स अगर बनाने हैं, कस्टमर्स को अगर परमानेंटली लाइफ लॉन्ग अपने साथ टिका के रखना है, तो ये है सीक्रेट, ये करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सारी स्किल्स, सारी ट्रेनिंग, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट काम करता है। आपने कितने ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशनल रिलेशंस बना रखे हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैचमेंट आपने बना रखा है एक फैमिली मेंबर की तरह, वो मायने रखता है। समझ में आता है? चलिए, तो अभी समझ में आ गया कि एक रिटेल कस्टमर को एक परमानेंट रिटेल कस्टमर कैसे बनाना है। समझ में आ गया क्या? आपका वर्किंग स्टाइल सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल होना चाहिए। अगर आपको अपने रिटेल कस्टमर को परमानेंट रिटेल कस्टमर बनाना है, तो आपका वर्किंग स्टाइल सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल होना चाहिए। सरप्राइजिंग। जीरो डिफेक्ट वाले के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही कर रहा है। वैल्यू एडिशन वाले के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही कर रहा है। डिलाइट वाले के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, सही तो वो भी कर रहा है। सही तरीके से सब काम कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर एक्स टिका किसके साथ रहेगा? मिस्टर एक्स प्रेफरेंस किसको देगा? मिस्टर ए को। तो आपका वर्किंग स्टाइल मिस्टर ए वाला होना चाहिए, सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, अगर आपको अपने कस्टमर्स को, अपने रिटेल कस्टमर्स को परमानेंट रिटेल कस्टमर बनाना है तो। समझ में आ गया क्या? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का ट्रेनिंग सेशन खत्म, बिल्कुल पूरा रिटेल ट्रेनिंग मास्टर खत्म। इसी के साथ में रिटेल मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हो गया सर। इसके बाद कुछ बताने के लिए बाकी नहीं रह जाता। अगर ये चीज किसी ने अपने जीवन में उतार ली ना, तो वो आदमी जीत गया, वो आदमी खेल गया। वो इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करेगा कि उसकी सक्सेस को कोई भी आदमी टच नहीं कर पाएगा। जो नेटवर्क वो बनाएगा ना, उस नेटवर्क को तोड़ना बाकियों के लिए असंभव होगा। असंभव, इम्पॉसिबल। ना तो आपके नेटवर्क को कोई तोड़ पाएगा, ना ही आपके कस्टमर्स को कोई तोड़ के अपने तरफ ले जा पाएगा। समझ में आ रहा है? आपका वर्किंग स्टाइल ए वाला होना चाहिए, सरप्राइजिंग वर्किंग स्टाइल। ऐसे जुड़ जाओ अपने कस्टमर्स के साथ में कि एकदम घरेलू संबंध बना लो, फिर मजाले किसी की कोई तोड़ दे। समझ में आया? चलिए, ये है दोस्तों रिटेल मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसको रिपीट जरूर देखना, इसे रिपीट देखना ज़रूरी है, रिपीट जरूर देखना, ठीक है? आज के सेशन में इतना ही है। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी।
सो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपसे MLM का सत्संग के नेक्स्ट एपिसोड में कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।